सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम लोग एक स्कार्फ फोल्ड इंस्पेक्शन के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ये स्कार्फ फोल्ड इंस्पेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम आज इस स्कार्फ फोल्ड इंडक्शन का जो भी स्कार्फ फोल्ड का इंस्पेक्शन है, ये अगर हम प्रॉपरली तरीके से कर लेते थे, इससे ज़्यादा हमको स्कार्फ फोल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग जब स्कार्फ फोल्ड बनाते हैं तो सबसे पहले कोई भी स्कार्फ फोल्ड बनता है वो कहाँ से बनता है? एक नीचे से बनता है। कोई भी स्कार्फ फोल्ड बनता है, एक नीचे से फाउंडेशन तैयार होता है, उसके बाद हमारा फाउंडेशन कहाँ से होता है? ऊपर तैयार होता है। पहले हमारा ग्राउंड जब तक हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमारा टॉप स्ट्रांग नहीं बन सकता। इसके लिए कभी भी हम स्कार्फ फोल्ड बनाते हैं तो नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नीचे के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा नीचे का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। कभी भी कोई भी स्कार्फ फोल्ड हमको अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ की ग्राउंड कंडीशन क्या है? ग्राउंड कंडीशन देखेंगे कि कहीं ऐसा भी हो सकता है हमारा ग्राउंड लेवल अच्छा नहीं है, गुड ग्राउंड लेवल नहीं है। हमारा जो ग्राउंड है लेवल गुड है तो बहुत ज़्यादा गीला हुआ है, गीला सरफेस है, उस कंडीशन को भी चेक करेंगे। उसके बाद अगर इन केस हमारा ग्राउंड लेवल अच्छा भी है, सब गीला भी नहीं है, लेकिन वहाँ का जो मिट्टी है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम अगर कोई भी अगर स्कार्फ फोल्ड तैयार करते हैं, एक ट्यूब डायरेक्ट अगर ग्राउंड के ऊपर डालते हैं तो ट्यूब में क्या होता है? शार्प एजेस होते हैं, वो क्या होगा? ग्राउंड में बैठने का चांस रहता है। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि एक स्कार्फ फोल्ड यहाँ पे बनाया गया है। एक स्कार्फ फोल्ड के अकॉर्डिंग इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक क्या लगा है? सोल बोर्ड। यहाँ पे एक सोल बोर्ड लगाया गया है। तो सोल बोर्ड होता है, नहीं तो सोल प्लेट होता है। जो सोल प्लेट होती है उसकी भी एक स्टैंडर्ड साइज होती है। उसकी जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो 300 mm बाई 300 mm का होता है। जो 4 mm मिनिमम उसका जो वॉल का थिकनेस होता है, मिनिमम उस प्लेट का जो थिकनेस होता है वो 4 mm का होता है। अगर उससे ज़्यादा है तो और अच्छा सेफ्टी प्रिकॉशन होता है। मोटा है कोई इशू नहीं है, बट लेकिन 4 mm से हमारा थिकनेस कम नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, इस बात पे भी हम लोग डिस्कशन करना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि सोल प्लेट की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास वुडन प्लैंक है, वुडन प्लैंक की जो स्टैंडर्ड साइज है 225 mm उसका चौड़ाई है, और उसकी जो थिकनेस है वो 38 mm उसका थिकनेस वॉल थिकनेस है। तो वो जो थिकनेस 38 mm है उस थिकनेस को मेंटेन कर सकता है। तो वहाँ पे हम क्या नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारा ये वुडन प्लैंक की यूज हो जाता है। ये वुडन प्लैंक हमारा जो यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इसका अगर नॉर्मली अगर कोई इसके स्टैंडर्ड साइज के बारे में पूछता है तो जो हमारा एज पर स्कार्फ फोल्ड बोर्ड, स्कार्फ फोल्ड प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो उसका बोर्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वही हमारा ये सोल बोर्ड का स्टैंडर्ड साइज होता है। क्लियर? इस बात को भी हमको ध्यान दे सकते हैं। पहला हमारा कंपोनेंट क्या हुआ? हमारा सोल बोर्ड। दूसरा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सोल प्लेट या बेस जग, सॉरी बेस प्लेट या बेस जग। ये बेस प्लेट या बेस जग क्या है? अगर हमारा थोड़ा ग्राउंड लेवल अच्छा नहीं है, हम क्या यूज करते हैं? बेस जग यूज करते हैं, क्योंकि स्कार्फ फोल्ड जो होगा डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेस जग यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हमारा ग्राउंड सरफेस एक बराबर है तो हम क्या यूज करेंगे? बेस प्लेट यूज करेंगे। तो इस बात को भी हम लोग को ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं? बेस जग यूज किए हैं। और बेस जग जो उसका भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है, इसका भी एक स्टैंडर्ड साइज है बेस प्लेट या बेस जग का। आप लोग मीटर से भी चेक कर सकते हैं। और 2 दिन पहले हम लोग जब ट्रेनिंग किए उस टाइम हम लोग चेक भी किया था
कि बेस जग की जो स्टैंडर्ड साइज थी वो 150 mm से 150 mm, और इसका जो प्लेट का थिकनेस होता है वो 4 mm से एबव होता है, या मिनिमम हमारा 4 mm का होना चाहिए, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं हो सकता है, इस बात को भी हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब हम लोग आते हैं तो दूसरा स्टेप आता है हम लोग का, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दिख रहा है, एक इधर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दिख रहा है, ये हमारा स्टैंडर्ड ट्यूब दिख रहा है। तो कभी भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो होता है और एक वर्टिकल ट्यूब जो ज्वाइंट होता है, किस क्लैंप से ज्वाइंट होता है? राइट एंगल क्लैंप से। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ट्यूब को ज्वाइंट करने के लिए कौन सा क्लैंप यूज किया जाता है? राइट एंगल क्लैंप। वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो क्लैंप। तो वो इस क्लैंप का नाम हम क्या देते हैं? राइट एंगल क्लैंप। ओके, ये थर्ड स्टेप। इसी पे एक पॉइंट और आता है कि यहाँ पे जहाँ पे भी एक से ज्यादा ट्यूब, दो से ज्यादा ट्यूब कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट। ये हमारा इस पूरे एरिया का एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे 2 लेजर और एक स्टैंडर्ड ट्यूब ज्वाइंट हो रहा है, तो इस पूरे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये स्टेप हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमारा जंक्शन पॉइंट के जस्ट ऊपर हमारा एक डायगोनल होता है, ब्रेसिंग ज्वाइंट किए हुए दिख रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। इस ब्रेसिंग से पहले ये जो एक फाउंडेशन आप लोग देख रहे हो तैयार हुआ है, ये पूरा एक जस्ट लाइक ए लिफ्ट, जिसको बोलते हैं लिफ्ट बोलते हैं, ये लिफ्ट एक तैयार हुआ है। इस लिफ्ट का भी एक नाम है, एक नेम दिया गया है। इसका नेम दिया गया है किकर लिफ्ट या बेस लिफ्ट। ठीक है, ये हमारा किकर लिफ्ट है। और किकर लिफ्ट का भी एक कुछ स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड क्या है कि हमारा ये जो हमारा बेस प्लेट लगा है उससे कितने डिस्टेंस पे ये किकर, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे किकर लिफ्ट लगना होना चाहिए, इस बात को भी हमारा एक स्टैंडर्ड में बताया गया है। वो कितना होना चाहिए? 150 mm, 150 mm से ज़्यादा पे हमारा किकर लिफ्ट नहीं होना चाहिए। इस बात को भी हम लोग को ध्यान में देना है। इसके ऊपर जब हम आते हैं, ये ब्रेसिंग और डायगोनल की बात करेंगे। वेट, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप हम लोग बात करते हैं। सेकेंड स्टेप जो हमारा टारगेट था, जो छूटा हुआ पॉइंट था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेसिंग। हमारा आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रेसिंग है। ये ब्रेसिंग क्या है? इसको ब्रेसिंग या डायगोनल भी बोलते हैं कहीं। अगर ये ब्रेसिंग का भी हमारा कुछ एक क्राइटेरिया है, इसका भी एक स्टैंडर्ड है। स्कारफोल्ड में जो भी चीज़ें चलती हैं वो एज पर स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं। अगर एज पर स्टैंडर्ड अगर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो इनके स्कारफोल्ड कोलैप्स होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसके लिए कभी भी स्कारफोल्ड बनाते समय ब्रेसिंग का रोल बहुत ही अहम होता है। कभी भी हम ब्रेसिंग हम लोग देखना है कि एज पर स्टैंडर्ड लगा हुआ है कि नहीं। कभी भी जब भी हम ब्रेसिंग लगाते हैं तो ये ब्रेसिंग को ज्वाइंट करने के लिए हम एक क्लैंप का यूज करते हैं। उस क्लैंप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री क्लैंप। फ्री क्लैंप या स्विवेल क्लैंप। स्विवेल क्लैंप या फ्री क्लैंप, इस ब्रेसिंग को, एक ब्रेसिंग और स्टैंडर्ड को ज्वाइंट करने के लिए ये फ्री क्लैंप या स्विवेल क्लैंप का यूज किया जाता है। ये फ्री क्लैंप का वर्क क्या होता है? ये किसी भी डिग्री में, किसी भी एंगल में इस ब्रेसिंग को क्या कर सकती है? ज्वाइंट घुमा सकती है, ज्वाइंट कर सकती है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। जब भी हम कोई भी ब्रेसिंग अगर हम लगाते हैं तो हमको ये भी ध्यान देना है कि ये ब्रेसिंग का जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री एंगल पे वर्क बना है कि नहीं है। वो जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा, उससे कम पे, उससे ज़्यादा पे नहीं होना चाहिए। इस बात को भी हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेसिंग है, ब्रेसिंग हमारे स्कारफोल्ड का बहुत ही अहम एक पार्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये ब्रेसिंग लगाने का तरीका। एक ब्रेसिंग को हम लगाने का तरीका भी हमको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे, क्या सिस्टम में, किस सिस्टम में ब्रेसिंग लगना चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत ही अहम बात है कि जब हम
इस ब्रेसिंग को इंस्टॉल करते हैं तो हमको ध्यान देना है कि जो हमारा जैक्सन पॉइंट है, जो हमारा जैक्सन पॉइंट है वहाँ से ब्रेसिंग जहाँ लगता है उसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा 300 से ज़्यादा नहीं हो। मैक्सिमम डिस्टेंस 300 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है। जब भी हम ब्रेसिंग लगाते हैं जैक्सन पॉइंट से 300 mm के अंडर में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप, जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, जस्ट एक यहाँ पे एक लेजर डाला गया है। लेजर के जस्ट ऊपर एक और ट्यूब दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसन बोलते हैं। और ट्रांसन के बाद एक और ट्रांसन, एक और ट्रांसन, 3 ट्रांसन इस पूरे स्कारफोल्ड में यूज किया गया है। लेकिन आप लोग को बता दें कि यहाँ पे एक पॉइंट इशू है कि हमारा जो ये प्रेजेंट टाइम में ट्रांसन को ज्वाइंट किया जाता है वो किस क्लैंप से ज्वाइंट किया जाता है। एक हम लोग के पास नॉलेज भी है, उसके लिए हम लोग फुट लॉक क्लैंप यूज करते हैं, फुट लॉक क्लैंप यूज करते हैं। वो फुट लॉक क्लैंप का यूज किया गया है क्या है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हम लोग फुट लॉक क्लैंप के जगह पे कोई अनदर क्लैंप हम लोग यूज किए हैं। ये भी हमारे इस स्कारफोल्ड के इंस्पेक्शन में ये गलत पाया जा रहा है। इस बात को भी हम लोग को ध्यान देना है। उसके ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक प्लेटफॉर्म हम लोग को नजर आ रहा है। ये प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए स्कारफोल्ड प्लैंक, स्कारफोल्ड बोर्ड ये यूज किया है। ये स्कारफोल्ड बोर्ड का यूज किया गया है एक जस्ट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म में आप लोग देख रहे हैं कि इस बोर्ड को क्या किया गया है, रोप से सिक्योर किया गया है। क्या रोप से सिक्योर करना उचित है? नहीं। जब भी हम स्कारफोल्ड के लिए कभी भी कोई भी स्कारफोल्ड बनाते हैं तो हम अगर स्कारफोल्ड बनाते हैं तो हम अगर रोप यूज करते हैं वो उतना सिक्योर नहीं होगा जितना कि हम इसके लिए एक सुटेबल जो क्लैंप आता है उसको यूज करेंगे। तो इस प्लैंक को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बोर्ड क्लैंप यूज करते हैं। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखना है। ये बोर्ड क्लैंप यहाँ इन जगहों पे इंस्टॉल होता है जिससे कि ये बोर्ड क्या होता है, सिक्योर रहता है, इधर उधर जाने के चांसेस कम होते हैं। उसके जस्ट ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि एक टू बोर्ड यूज किया गया है। ये टू बोर्ड का क्या वर्क होता है स्कारफोल्ड में, किसी भी लूज मटेरियल को फॉल डाउन होने से बचाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और ये भी जो टू बोर्ड लगा हुआ है ये भी प्रॉपर तरीके से सिक्योर नहीं किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिए। ये भी रोप से लगाया गया है लेकिन इसको भी सिक्योर करने के लिए हम लोग बोर्ड क्लैंप का ही यूज करते हैं जिससे कि टू बोर्ड प्रॉपर तरीके से सिक्योर रहता है किसी स्कारफोल्ड के ऊपर। ठीक है। उसके बाद एक चीज और हम लोग इंस्पेक्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड क्लैंप की मिसिंग है। इंस्पेक्शन में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे बोर्ड क्लैंप का मिसिंग है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ये जो प्लैंक है प्लैंक के अंदर बहुत सारे गैपिंग नजर आ रहे हैं। ये गैपिंग के बारे में भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। ये गैपिंग के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जब बुला रहे हैं तो आपको आने का है। गैपिंग जो चीज हम बता रहे हैं उसका स्कारफोल्ड में हमारा एक जो प्लेटफॉर्म है इसमें कुछ गैपिंग भी नजर आ रहे हैं। तो गैपिंग जो नजर आ रहा है उसमें कोई किसी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए। ये जो गैपिंग है ये मैक्सिमम इसका गैप जो होना चाहिए 1 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 इंच से ज्यादा होता है तब जाके कुछ इशू है, 1 इंच से कम है तो किसी प्रकार का इशू नहीं है। ये आपका देख रहे हैं ये स्टिक जो है ये 1 इंच का है, देख रहे हैं इसके अंदर एंटर कर रहा है क्या। अगर ये 1 इंच है तो ये क्या है, हमारे लिए इशू है। अगर यही 1 इंच नहीं है तो हमारे लिए इशू नहीं है। अगर 1 इंच से ज्यादा हो रहा है तो उसको उस गैपिंग को हमको फुलफिल करना है, उस गैप को हमको भरना है। जब तक भरता नहीं है फिर हम काम करने का परमिशन नहीं दे सकते हैं और ना ही हमारा परफेक्ट इंस्पेक्शन होगा इस स्कारफोल्ड के लिए। ठीक है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जस्ट इसके ऊपर देखिए एक ये ट्यूब दिख रहा है जस्ट, और एक और हॉरिजॉन्टल ट्यूब दिख रहा है, 2 ट्यूब दिख रहा है। उन सब का एक इस स्कारफोल्ड में भी एक बहुत अच्छा रोल है। उसका रोल क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे और उसको कहते क्या है उसके बारे में भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, गार्ड रेल, इसको बोलते हैं हम लोग गार्ड रेल। गार्ड रेल में हमारा जो 2 ट्यूब दिख रहा है उसमें एक टॉप रील है एक मिड रील है।
ये हमारा मिड रेल, ये हमारा टॉप रेल। तो हम लोग कभी भी गार्ड रेल की अगर गार्ड रेल की जब भी हम बात करते हैं तो गार्ड रेल का एक स्टैंडर्ड साइज है, उसके बारे में भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी गार्ड रेल अगर स्कार्फोल्ड के ऊपर बनता है या कहीं भी किसी भी प्लेस पे बनता है तो उस कंडीशन में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हमारा गार्ड रेल मिनिमम हाइट जो होना चाहिए 950 mm होना चाहिए, 950 mm के से एबव होना चाहिए, और मैक्सिमम जो हाइट होगा वो 1100 mm के आसपास होना चाहिए, जिसको बोलते हैं 1100 mm। जो हमारा मिनिमम जो मैक्सिमम जो साइज होगा वो कितना होगा 1100 mm। तो हमारा इस तरह से हमारा गार्ड रेल का जो स्टैंडर्ड साइज होगा 950 से 950 mm से 1100 mm तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 950 से बिलो होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा टॉप रेल टू मिडिल रेल के बीच की जो गैपिंग होती है उसके बारे में भी हम लोग को नॉलेज आनी चाहिए। वो भी गैपिंग 750 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी हम लोग को ध्यान देना है। और ये था हमारा स्कार्फोल्ड के जो क्लैम्प्स के बारे में, प्लस स्कार्फोल्ड के जो भी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, ये आपको क्लियर कट में आपको बता दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैडर की हम लोग बात करते हैं। एक्सेस कोई भी स्कार्फोल्ड, कोई भी प्लेटफॉर्म वर्क एंड नाइट पे बनाया जाएगा, उसका क्या होगा, एक एक्सेस भी बनाया जाएगा। एक्सेस किस तरीके से बनाया जाए, नहीं तो स्टेप लैडर डालेंगे, नहीं तो एक्सेस जो एक्सटेंशन लैडर डालेंगे या स्टेट लैडर डालेंगे। कोई ना कोई लैडर के प्रोवाइड करके ही हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म के लिए हमारा ये क्या बनाया गया है, एक्सेस लगाया गया है, एक एक्सेस लैडर डाला गया है। ये लैडर का वर्क और इसका रेशियो और इसका भी एक मेजरमेंट है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो हम लोग को उस हिसाब से स्कार्फोल्ड को बनाने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते हैं कि स्कार्फोल्ड रेशियो के बारे में बात करते हैं, स्कार्फोल्ड पे जो लैडर लगता है उसके रेशियो के बारे में जो बात करते हैं, वो हमारा रेशियो कितना होना चाहिए, 4:1 का होना चाहिए। अगर 4 मीटर हमारा लेंथ है तो हमारा एक्सटेंड कितना होना चाहिए लैडर, 1 मीटर। अगर 8 मीटर है तो 2 मीटर, 6 मीटर है तो 1.5 मीटर। इस तरीके से हमारा लैडर का एक रेशियो है, तो रेशियो भी ध्यान रखना है। और मिनिमम अगर हम लैडर की बात करेंगे, मैक्सिमम जो लैडर का लेंथ होगा वो कितना मीटर होगा, 6 मीटर। तो 6 मीटर से ज़्यादा हमारा लैडर नहीं होना चाहिए। ये बात भी हम लोग को ध्यान देना है कि 6 मीटर है तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो कितना मीटर बाहर एक्सटेंड होगा, 1.5 मीटर। क्लियर? तो ये हमारा लैडर था। और लैडर को ज्वाइंट करने के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, लैडर क्लैम्प। लेकिन यहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार का लैडर क्लैम्प का यूज नहीं किया गया है। ये भी इंस्पेक्शन में हम लोग को रंग पाया जा रहा है और ये गलत है और ये एक इशू है। कभी भी हम लैडर यूज करते हैं, लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे लैडर क्लैम्प का ही यूज करना है, बाकी दूसरे क्लैम्प का या दूसरे सिस्टम का यूज नहीं करना है। उसके बाद भी हम उसको लैडर पे, स्कार्फोल्ड पे चढ़ने की बात आती है। इसके बाद हम लोग को स्कार्फोल्ड पे चढ़ने की बात आती है, क्लाइंब करने के, लैडर के ऊपर क्लाइंब करके प्लेटफॉर्म पे जाने की बात आती है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जब भी हम लोग लैडर पे चढ़ते हैं तो 2 चीज़ ध्यान रखेंगे। प्लेटफॉर्म पे जाते वक्त सबसे पहले हम लोग अपने इंस्पेक्शन चेक करेंगे। हमारा आप लोग ये ट्यूब देख रहे हैं, ये हमारा पर टैग लगा है। टैग में हमारा आप देख सकते हैं कि एक येलो टैग है, एक येलो टैग है, एक रेड टैग है और एक ग्रीन टैग है। ग्रीन टैग, येलो टैग एंड रेड टैग, ये 3 टैग, तीनों टैग का कुछ ना कुछ मतलब है। रेड टैग के मतलब डू नॉट यूज, मतलब इस स्कार्फोल्ड को हम लोग यूज नहीं कर सकते। इस बात को भी ध्यान देना है। और अगर येलो टैग है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन वर्क इस स्कार्फोल्ड में चल रहा है। इसके लिए येलो टैग लगा के वार्न किया जाता है, वार्निंग दिया जाता है कि अभी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसके लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन चल रहा है। कुछ टाइम बाद आप लोग यहाँ आके संपर्क करें या यहाँ आके इसके ऊपर जाके जब फुल्ली इंस्पेक्शन हो जाता है तब जाके आप वर्क करें। उसके बाद आता है ग्रीन टैग।
ग्रीन टैग का मतलब क्या होता है? ये ग्रीन टैग जब अगर लगा है तो समझिए कि हमारा स्कारफोल्ड 100% कंप्लीट है, ये रेडी फॉर यूज़, मतलब ये स्कारफोल्ड हमारे यूज के लिए परफेक्ट है, हम इसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रीन टैग लगा है, उसके बावजूद भी हमको देखना है कि इसकी इंस्पेक्शन डेट, इस टैग की एक इंस्पेक्शन डेट को भी चेक करना है। इस टैग का एक इंस्पेक्शन जो डेट होता है ओनली 1 वीक के लिए वैलिड होता है। एवरी वीकली इंस्पेक्शन इसको करना पड़ता है। वीकली इंस्पेक्शन क्यों करना पड़ता है? अगर इन केस मान लीजिए 1 वीक तक काम किया, कोई पर्सन किसी स्कारफोल्ड के किसी क्लैंप को लूज कर दिया अपने काम के लिए, अपने काम के पर्पज से, उस कंडीशन में क्या होता है कि स्कारफोल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्कारफोल्ड सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वीकली इसको चेक करें कि इसमें किसी प्रकार का इशू तो नहीं है। इसको इशू चेक करने के लिए इसके एक सिस्टम बनाया गया कि वीकली हमको इंस्पेक्ट करना है। तो ये देख रहे हैं पीछे इसमें डेट, टाइम और सिग्नेचर दिया गया है। डेट, टाइम, सिग्नेचर के अकॉर्डिंग इसमें चेक करना है कि ये स्कारफोल्ड हमारा जो टैग है इस पर प्रॉपर वीकली इंस्पेक्ट किया गया है कि नहीं, इस हफ्ते का इंस्पेक्शन है कि नहीं। अगर इंस्पेक्शन डेट अगर परफेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इस स्कारफोल्ड को हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज केवल ग्रीन टैग देख के अगर हम डायरेक्ट भी चले जाएं, कभी कभी मिसिंग हो जाता है, गलती हो जाती है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के सामने ये भी होनी चाहिए कि हम ग्रीन टैग को चेक करके और उसका इंस्पेक्शन डेट को चेक करके उसके बाद ही स्कारफोल्ड को हम लोग यूज करें। और उसके साथ साथ हम लैडर क्लाइंबिंग की जब बात करते हैं तो लैडर क्लाइंबिंग, लैडर पे चढ़ते समय भी हमको ध्यान रखना है, कुछ बातों को ध्यान रखना है। ये आप देख रहे हैं कि लैडर क्लाइंबिंग के लिए एक बोर्ड लगाया हुआ है क्वेश्चन का, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है? 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का एक बोर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमको जब भी अगर लैडर के ऊपर चढ़ना है तो हमको 2 हाथ 1 पैर, 2 पैर 1 हाथ हमारा होना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हम लोग अगर लैडर के ऊपर हम लोग जस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं या प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग को ध्यान रखना है ये हमारा 2 हाथ 1 पैर, क्लियर। उसके बाद जब हम ऊपर आएंगे तो 1 पैर 2 पैर 1 हाथ, ऐसे ही जाएंगे ना या ऐसे जाएंगे? गलत है। तो कभी भी 2 हाथ 1 पैर 2 पैर 1 हाथ, इस तरह का कम्युनिकेशन हमको मेंटेन करके लैडर के ऊपर हमको चढ़ने का काम करना है, ठीक है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं करेक्ट पोजीशन। लैडर क्लाइंबिंग का एक अच्छा तरीका है चढ़ने का। इस तरीके से अगर लैडर क्लाइंबिंग हम करते हैं तो हमें किसी प्रकार का हजार्ड नहीं होगा। और ध्यान में रखना है कि जब भी हम लैडर के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, क्लाइंबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारा हाथ किसी प्रकार के फ्री फ्रॉम मटेरियल होना चाहिए। हमारे हाथ में कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में मटेरियल है तो हम उस पर चढ़ने के लिए सक्षम नहीं है। सच एज आप एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अपना डायरी दे सकते हैं आप, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं अगर हमारे हाथ में मटेरियल है हम कैसे जाएंगे? ये क्या हम सुटेबल होगा? हमारे लिए बेस्ट होगा? नहीं। कभी भी हमारे हाथ में मटेरियल है तो हम परफेक्ट नहीं है। अगर यही मटेरियल हमारे यहाँ हाथ में नहीं है, हमारा हाथ फ्री है, तो हम प्रॉपर तरीके से पकड़ के नीचे आ सकते, ठीक है। देख सकते हैं, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी हम लोग लैडर के ऊपर चढ़े तो हमारा हाथ किसी प्रकार के मटेरियल से फ्री होना चाहिए, जिससे कि हम ऊपर चढ़ने में हमारे लिए सहायक। ये हमारा था स्कारफोल्ड विथ लैडर क्लाइंबिंग के बारे में। यही हमारा स्कारफोल्ड का जो भी एडिट था आज का स्कारफोल्ड के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन था स्कारफोल्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने रख दिया। और इसमें किसी प्रकार का अगर इशू वाला पॉइंट है तो आप बोल सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और हम लोग मेंशन कर सकते हैं। एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा है कि ये 2 स्टैंडर्ड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बे बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड एक साइज भी होता है, मैक्सिमम साइज 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट आता है, एक लास्ट पॉइंट आता है कि एक लेजर एक नीचे लेजर, 2 लेजर के बीच की मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी वो भी
हमारी 2 मीटर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। किसी किसी स्टैंडर्ड में 2.5 मीटर भी हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें हमारा 2 लेजर के बीच की डिस्टेंस हमारी जो होती है वो 2 मीटर ही मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। इस बात को भी ध्यान में रख के हम स्टार्ट पॉइंट को मेक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे। और 2 लेजर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट लिफ्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का स्टार्ट पॉइंट का इंस्पेक्शन। ये आप लोग ध्यान से देखें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।